लेकिन असल में बात यहाँ पर यह थी कि शिप का पूरा इंजन फेल हो चुका था। अब तक जो है वो लोगों ने ये रियलाइज कर लिया होता है कि जहाज डूबने लगा है। जिस बात का डर था यहाँ पर वही हुआ। ये जहाज जो है वो पानी में मौजूद पत्थरों से जाकर टकरा गया। जनरेटर्स और इंजन जो है वो पूरी तरह से पानी की लपेट में आ चुके हैं। अगर इस प्रॉब्लम को जल्दी एडमिट कर लिया होता तो बेहतर रहता। इस सब के बीच ही जो है वो कुछ मुसाफिर परेशान होकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं। इस जहाज की लेफ्ट साइड में जो है वो एक बहुत बड़ी टक्कर लग चुकी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बात है 13 जनवरी साल 2012 की शाम के 7:15 पर दुनिया का सबसे बड़ा इटालियन क्रूज जहाज अपने 7 दिन के दौरे पर निकलता है। इस जहाज का नाम है दोस्तों कोस्टा कॉन्कोर्डिया और ये इतना बड़ा है कि ना सिर्फ ये टाइटैनिक जहाज से साइज में बड़ा है बल्कि इसमें 2000 से ज्यादा लोगों के बिठाने की कैपेसिटी है। इसीलिए इसमें जो है वो सफर कर रहे हैं 4252 लोग। इंटरटेनमेंट की अगर बात की जाए तो इसमें क्या कुछ नहीं है। 4 बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स, 5 रेस्टोरेंट, 13 अलग अलग बार, एक कसिनो और एक बास्केटबॉल कोर्ट, एक बड़ा फिटनेस सेंटर जिसमें एक जिम है, एक टर्किश बाथ है और यहाँ तक कि इस जहाज में एक F1 रेसिंग सिम्युलेटर भी लगाया हुआ है। इस जहाज की पहली डेस्टिनेशन है इटली का शहर सवोना, जहाँ इसे पहुंचने में तकरीबन 1 दिन का वक्त लगेगा। लेकिन इस जहाज को चले हुए दोस्तों सिर्फ 2.5 घंटे ही गुजरे थे कि सबको जो है वो अचानक से खौफनाक आवाज सुनाई देती है। इसके फौरन बाद से जो है वो अचानक से जहाज की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं और जहाज जो है वो एक तरफ टिल्ट करने लगता है। घड़ी में वक्त हो रहा था 9:45। एक ऐसा वक्त जब कुछ लोग अपने कमरे में सो रहे थे, कुछ डिनर टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। तो सोए हुए लोगों की जो है वो नींद टूट जाती है और कुछ लोग जो है वो अपने केबिन से बाहर निकलकर देखते हैं कि आखिर में हो क्या रहा है ये सब। इतने में डिनर टेबल पर बैठे हुए लोगों की प्लेट जो है वो साइड से टेबल से नीचे गिरने लग जाती है। मुसाफिरों को यहाँ पर जो है वो इंटरकॉम के जरिए बताया जाता है कि जहाज में जो है वो इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ है। लेकिन असल में बात यहाँ पर यह थी कि शिप का पूरा इंजन फेल हो चुका था और जहाज के कैप्टन लोगों से ये बात छुपाकर रख रहे थे। कुछ देर के बाद जो है वो ये जहाज दूसरी तरफ टिल्ट करने लग जाता है। फिर जो है वो मुसाफिर समझ जाते हैं कि ये कोई आम इलेक्ट्रिकल फेलियर नहीं है। लोगों को यहाँ पर लगता है कि कहीं ये टाइटैनिक की तरह हादसा तो नहीं होने वाला। इत्तेफाक की बात यहाँ पर यह है कि टाइटैनिक का जो हादसा है वो इससे तकरीबन 100 साल पहले 1912 में हुआ था और जब इस जहाज में इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ तो इसके डाइनिंग हॉल में टाइटैनिक का फेमस थीम सॉन्ग माई हार्ट विल गो ऑन बज रहा था। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये जहाज और टेढ़ा होने लग जाता है और राइट साइड की तरफ झुकने लग जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जहाज के नीचे वाले कमरों में जो है वो पानी बढ़ना शुरू हो जाता है और अब तक जो है वो लोगों ने ये रियलाइज कर लिया होता है कि जहाज डूबने लगा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मुसाफिरों को ढंग से क्यों नहीं बताई जा रही थी ये बात। जहाज के कैप्टन यहाँ पर इतने चुप क्यों बैठे थे। इस जहाज को कोस्टा क्रोसियर नाम की एक इटालियन कंपनी के जरिए चलाया जाता था। पहले तो देखें ये कंपनी सिर्फ कार्गो शिप ही ऑपरेट करती थी, लेकिन 1948 में इन्होंने जो है वो अपनी एक कोस्टा लाइन शुरू की और देखते ही देखते ये यूरोप की एक सबसे बड़ी क्रूज शिप कंपनी बन गई। फिर आगे चलकर साल 2000 में कार्निवल कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी से खरीद लेती है तो कोस्टा क्रोसियर जो है वो कार्निवल की एक सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। जून 2006 की बात है कि इन्होंने जो है वो अपना पहला जहाज लॉन्च किया कॉन्कोर्डिया क्लास का, जो कि है ही हमारा आज का कोस्टा कॉन्कोर्डिया, अपने जमाने का सबसे बड़ा इटालियन क्रूज शिप, जिसकी कॉस्ट उस जोन में पड़ी थी $570 मिलियन। उस दिन इस जहाज के कैप्टन फ्रांसिस्को शेटिनो एक इटालियन आदमी ही थे जो कि साल 2002 से इस कंपनी के लिए काम कर रहे थे। इनका नाम दोस्तों आप लोग याद रखना क्योंकि इस कहानी में इनका एक अहम किरदार है। शाम को 7:18 पर ये जहाज दोस्तों अपनी पहली डेस्टिनेशन सवोना के लिए रवाना होता है और अभी तक सिर्फ 2 घंटे ही गुजरे थे जब ये जहाज अपने नॉर्मल रूट से भटक जाता है। ये किसी किस्म की कोई गलती नहीं थी बल्कि कैप्टन शेटिनो जो है वो जानबूझकर इस जहाज को आइलैंड के पास से ले जाना चाहते थे और ये आइलैंड था इटली का गिलियो आइलैंड। असल में कैप्टन चाहते थे कि यहाँ पर बैठे हुए लोग रात के अंधेरे में चमकते हुए जहाज का नजारा देख सके। देखें जब भी कोई जहाज जो है वो जमीन के बहुत करीब से गुजरता है तो इस चीज को जो है वो सेल बाय या सेल पास कहा जाता है। आमतौर पर इतने बड़े जहाज जो होते हैं वो समंदर के किनारे से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर फासले पर यानी कि समंदर के बीच से ही चलते हैं। देखिए इतने बड़े जहाज के चलने के लिए पानी इतना ज्यादा गहरा भी होना चाहिए, लेकिन इस सेल बाय की वजह से ये जहाज जो है वो किनारे से सिर्फ 150 मीटर दूर था। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है वो पानी इतना ज्यादा गहरा नहीं होता तो नीचे जो है वो बड़े बड़े पत्थर या फिर चट्टाने यानी कि रीफ भी हो सकती हैं जिससे जहाज जो है वो यहाँ पर टकरा सकता है और ऊपर से यहाँ पर रात का भी वक्त था और इस जहाज की स्पीड भी काफी तेज थी। बाद में इटली की मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट की रिपोर्ट ने भी यही बात बताई कि रात के इस घेर में कुछ फासले पर ये जहाज जो है वो किनारे से कुछ ज्यादा ही करीब चल रहा था। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि ये कैप्टन जो है वो आखिरकार ऐसा कर क्यों रहे थे। बात ये है कि कैप्टन शेटिनो जो है वो एक वक्त पर सीनियर कैप्टन मारियो पलम्बो के अंडर में काम कर रहे थे और ये कैप्टन मारियो भी जो है वो गिलियो आइलैंड पर ही रहा करते थे।
जिस रात ये जहाज जो है वो गिलियो आइलैंड के करीब से गुजर रहा था, तो उस वक्त जो है वो कैप्टन सेटिनो कॉल करते हैं मारियो कोलंबो को और इनसे कहते हैं कि हम इस आइलैंड से गुजर रहे हैं और हम सायरन बजाएंगे, हम आपको जो है वो एक किस्म का ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। अब ये सुनकर जो है वो मारियो कोलंबो बताते हैं कि मैं तो जो है वो इस आइलैंड पर इस वक्त नहीं हूँ, मैं जो है वो इस वक्त इटली के किसी दूसरे शहर में हूँ। और इसी बातचीत के दौरान जो है वो ये कॉल कट जाती है और ये कॉल की गई थी 9:40 पर और इसके कुछ ही मिनटों के बाद वही भयानक आवाज आती है जिसकी मैंने आपसे वीडियो के शुरू में बात की। जिस बात का डर था यहाँ पर वही हुआ, ये जहाज जो है वो पानी में मौजूद पत्थरों से जाकर टकरा गया। कॉनकॉर्डिया जहाज के हल को जो है वो इस टकराव ने चीर कर रख दिया। तकरीबन 70 मीटर लंबा घाव इस जहाज के हसास हिस्से पर लग चुका था। जिस जगह पर ये इम्पैक्ट हुआ वो जगह जो है वो दोस्तों आइलैंड से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर भी नहीं थी। रात के अंधेरे में ये जहाज जो है वो आइलैंड के इतने ज्यादा करीब पहुंच चुका था। फिर इसके फौरन बाद से जो है वो पानी जहाज के अंदर तेजी से दाखिल होना शुरू हो गया। 26 साल के एंड्रियो कोरोलो जो कि कॉनकॉर्डिया के 3rd ऑफिसर थे, वो अपनी केबिन में इस वक्त सो रहे थे और जब ये नींद से जागते हैं तो ये बाहर निकलकर देखते हैं कि होल के अंदर जो है वो पानी पहले से ही भर चुका है। तो ये फौरन इंजन रूम की तरफ दौड़ते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं कि दरवाजा तो अब खुल ही नहीं सकता। इन्हें जो है वो बंद दरवाजे में से ही दिख रहा था कि जनरेटर्स और इंजन जो है वो पूरी तरह से पानी की लपेट में आ चुके हैं। फिर 9:52 पर चीफ इंजीनियर और इंजन रूम के बाकी ऑफिसर्स इमरजेंसी डीजल जनरेटर को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस के ये इस कोशिश में नाकाम रहते हैं। और फिर चीफ इंजीनियर जाकर कैप्टन सेटिनो को ये बात बताते हैं कि हालत जो है वो यहाँ पर काफी खराब हो चुकी है। लेकिन जहाज के कैप्टन जो है वो यहाँ पर लोगों से ये अनाउंस करते हैं कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लाइट गई है, इसी वजह से जो है वो ब्लैकआउट हुआ है। A nome del nostro comandante, le chiediamo gentilmente di tornare alla vostra cabina o se desiderate essere in giro per il salone. Una volta che noi abbiamo finito di sistemare il problema che abbiamo, il problema elettrico del generatore, tutto sarà calma. अगले मिनट ही जो है वो जहाज अपनी जगह पर रुका नहीं था, बोल के आगे बढ़ता जा रहा था, यानी कि आइलैंड से दूर। रात को 10 बजे के करीब कैप्टन को इस बात का अंदाजा होता है कि हमें जो है वो जहाज को दोबारा आइलैंड की तरफ घुमा लेना चाहिए। अगर हम डूब गए तो बीच समंदर के अंदर रहना जो है वो ज्यादा खतरनाक होगा, अगर हम आइलैंड के पास रहेंगे तो वो बेहतर है। और जब जहाज जो है वो यू टर्न लेता है तो सीधा होने की वजह दूसरी तरफ टिल्ट करने लग जाता है। पहले जो है वो जहाज लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट कर रहा था और अब जो है वो राइट साइड की तरफ टिल्ट करने लग जाता है। रात को 10:05 पे इस जहाज के क्राइसिस कोऑर्डिनेटर यानी कि रोबर्टो फेरिनी इस जहाज के कैप्टन को कॉल करते हैं और दूसरी कॉल करते हैं 10:07 पर। तब जाके कैप्टन सेटिनो जो है वो इस बात को मानते हैं कि फाइनली जहाज में ही कोई प्रॉब्लम है। अगर इस प्रॉब्लम को जल्दी एडमिट कर लिया होता तो बेहतर रहता। जैसा कि आप इस कहानी में आगे देखेंगे कि कैप्टन सेटिनो जो है वो अपनी गलती को जरूर एडमिट कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो है ये एक और बेवकूफी करते हैं कि ये जो है अपनी गलतियों को कवर अप करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जो लाइट गई थी इसकी वजह से हादसा हुआ है, जबकि ये उल्टा कह रहे होते हैं। असल में जो हादसा हुआ था उसकी वजह से लाइट गई थी। इस सब के बीच ही जो है वो कुछ मुसाफिर परेशान होकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं। फिर 10:12 पर जो है वो इटालियन कोस्ट गार्ड जो है वो जहाज के कैप्टन को कॉल करते हैं कि बताओ आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है आपके जहाज में, आपके जहाज के मुसाफिर जो है वो हमें कॉल कर रहे हैं। दूसरी तरफ से जहाज के कैप्टन उनसे कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ एक ब्लैकआउट हुआ है, आप लोग ज्यादा फिक्र ना करें। ये बात उन्होंने जो है वो 10:15 पर कही थी, यानी कि इस हादसे को उस वक्त आधा घंटा हो चुका था। और तब जो है वो कहीं जाकर कैप्टन सेटिनो का मन बदलता है। आखिर कब तक जो है वो झूठ के सारे सच्चाई को दबा कर रख सकते थे। फिर रात को 10:22 पर कैप्टन सेटिनो जो है वो रेडियो ऑपरेटर को बताते हैं कि तुम कोस्ट गार्ड को फोन करके बताओ कि इस जहाज की लेफ्ट साइड में जो है वो एक बहुत बड़ी टक्कर लग चुकी है और कॉनकॉर्डिया को जो है वो टग बोट्स की मदद की जरूरत है। लोगों को जो है वो हमने लाइफ जैकेट दे दी है और सारे मुसाफिर इस वक्त सेफ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक मिनट जो है वो बहुत कीमती था क्योंकि जहाज जो है वो धीरे धीरे टेढ़ा होता जा रहा था। फिर फाइनली जो है वो 10:33 पर एक जनरल इमरजेंसी अलार्म रेस्ट किया जाता है। फिर मुसाफिरों से कहा जाता है कि वो इमरजेंसी असेंबली एरिया में जाकर जमा हो जाए और बाकी की इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करें। रात को 10:48 तक जो है वो जहाज 30 डिग्री से टिल्ट कर चुका था। हादसे को हुए तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। फिर 10:54 पर जो है वो फाइनली कैप्टन सेटिनो एक ऑर्डर देते हैं कि इस जहाज को जो है वो अबेंडन किया जाए। जरा आप सोच कर देखिए कि 4000 से ज्यादा मुसाफिर जो है वो जहाज पर फंसे हुए हैं और अब जो है वो ये जहाज 30 डिग्री को टिल्ट कर चुका है। पीछे के काफी सारे केबिन जो है वो पानी में डूब चुके हैं और अपर डक में जो है वो सामान इधर उधर गिरा हुआ है। यहाँ पर जो है वो सब कुछ तहस
तहस नहस हो चुका है। इस पूरी सिचुएशन में जो है वो कैप्टन ने सिर्फ एक अच्छा फैसला किया और वो था यू टर्न लेने का। अब इस एक अच्छे फैसले के दम पर ही जो है वो कैप्टन सेटिनो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पर ये चाह रहे थे कि लोग जो है वो इन्हें हीरो की नजर से देखें। लेकिन ये फैसला तो इनका अच्छा था, लेकिन इनके बाकी जो फैसले थे वो बिल्कुल बेवकूफी से भरे हुए थे। फिर ऊपर से जो है वो एक के बाद एक झूठ बोले जा रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे इस डूबती शिप के अंदर। फिर आगे चलकर जो है वो कैप्टन सेटिनो कुछ ऐसा करते हैं कि इसके बाद जो है वो इन्हें सिर्फ लोगों की गालियां ही पड़ती। जैसे ही ये जहाज को छोड़ देने का ऐलान करते हैं तो कॉन्कोर्डिया में जो है वो पूरी तरीके से हड़बड़ी मच जाती है और कुछ लोग जो है वो यहाँ पर इस पैगाम से पहले ही लाइफ बोट लेकर पानी में उतर चुके थे और बाकी कुछ लोग जो है वो पूरे एतमाद थे कि उनको तैरना आता है तो वो पानी में कूद गए। वो ये बात जो है वो साफ देख सकते थे कि करीबी आइलैंड है तो वो तैर कर जो है वो वहाँ पर आसानी से पहुंच जाएंगे। फिर कैप्टन के सिग्नल के बाद जो है वो पूरी तरह से हंगामा मच गया, लोगों की भीड़ जो है वो लाइफ बोट की तरफ भागने लगी। लोग जो है वो पहले लाइफ बोट में जाने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। यहाँ पर दोस्तों एक अच्छी बात ये होती है कि कैप्टन के रवैये से परेशान होकर इस जहाज के कुछ क्रू मेंबर्स जो है वो पहले से ही लोगों की जान बचाना शुरू कर देते हैं। ये लोग जो है वो कैप्टन के ऐलान से 15 मिनट पहले ही मुसाफिरों को जहाज से निकालकर लाइफ बोट्स में बिठाने लग गए। A steward came over to us because the key card wasn't working and told us, take your coat, take your life jacket. रात के अंधेरे में जो है वो ये जहाज धीरे धीरे टिल्ट होता जा रहा था राइट साइड की तरफ। 40 डिग्री का टिल्ट हो गया, फिर 50 डिग्री का टिल्ट हो गया। इस पॉइंट तक राइट साइड में जिन लोगों के केबिन थे उनका लेवल जो है वो बिल्कुल पानी के लेवल पर आ चुका था। तो वो लोग तो जो है वो बहुत आसानी से पानी के अंदर कूदकर आइलैंड की तरफ चले गए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मुसीबत उन लोगों के लिए थी जो जहाज के दूसरी साइड पर थे। अब इतने टेढ़े जहाज में जो है वो लोग रास्ता किस तरह से ढूंढ सकते थे और जहाज से बाहर कैसे निकल सकते थे। इस सब धक्का मुक्की के बीच जो है वो एक इंडियन स्टाफ भी वहाँ पर मौजूद थी जिसका नाम था कर्नाथा रमेशाना, जो कॉन्कोर्डिया की 11 मेंबर सिक्योरिटी स्टाफ की इकलौती लेडी थी। वो बताती है कि किस तरह से जो है वो लैंग्वेज बैरियर उभर कर सामने आने लगे। ज्यादातर मुसाफिर जो क्रूज शिप में बैठे हुए थे वो इटालियन ही थे और इस क्रूज के बहुत सारे मेंबर जो है वो इटालियन नहीं जानते थे। और दूसरी परेशानी की बात यहाँ पर ये थी कि जहाज के क्रू मेंबर जो है वो ज्यादातर इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ट्रेन नहीं थे, वो यहाँ पर सिर्फ सर्विस स्टाफ थे। इन सब मुसीबतों के बावजूद जो है वो कुछ क्रू मेंबर्स ने यहाँ पर हीरो का काम किया है। कर्नाथा ने जो है वो पर्सनली एक अंधी औरत को लाइफ बोट में बिठाया था और दूसरे 2 लोगों ने जो है वो व्हील चेयर पर बैठे हुए लोगों को अपने कंधे पर उठाकर लाइफ बोट में बिठाया। उस वक्त जहाज पर एक और इंडियन क्रू मेंबर मौजूद थे जिनका नाम था रजल रेबेलो, जो कि एक वेटर के तौर पर काम कर रहे थे। कैप्टन सेटिनो के ऑर्डर आने से पहले ही जो है वो लोगों की मदद करने लग गए थे लाइफ बोट्स में बिठाने के लिए और आखिरी दम तक जो है वो फंसे हुए लोगों की मदद करते रहे। लेकिन बदकिस्मती से रजेल जो है वो इन लोगों में से थे जो अपनी खुद की जान नहीं बचा सके। और इस अफरा तफरी के दौरान हम एक्चुअली तो नहीं जानते कि इनके साथ क्या हुआ, लेकिन पैसेंजर्स की मदद करते वक्त इनकी डूबकर मौत हुई, इतना तो हम जरूर जानते हैं। Indian waiter Russell Rebello is said to have died after giving up his own life jacket to save one passenger and helping others into lifeboats. और दूसरी तरफ जो है वो कैप्टन सेटिनो जैसे लोग थे जो पैसेंजर्स की मदद करने की बजाय उनको जहाज में ही छोड़कर भाग गए आइलैंड की तरफ। Italian cruise ship captain who apparently ran for a lifeboat and got off the wreck while his crew and passengers were still on board fighting for their lives. ये वही कैप्टन है जिन्होंने पहले झूठ बोलकर कवर अप किया और 1 घंटा लगा दिया पैसेंजर्स को सच बताने में। और जैसे ही इन्होंने पैसेंजर्स को सच बताया उसके ठीक 6 मिनट के बाद 11:19 पर ये जहाज के पहले क्रू मेंबर थे जो जहाज को छोड़कर भाग गए। देखिए गिग्लियो आइलैंड जो है वो खुद ही एक गांव की तरह है, उसमें ज्यादातर लोग रहते नहीं है, सिर्फ 700 लोगों की आबादी है वहाँ पर। लेकिन इस रात जब ये हादसा हुआ तो लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलकर जरूर देखा कि ये आखिरकार हो क्या रहा है। इस आइलैंड के डिप्टी मेयर मारियो पेलेग्रिनी को जैसे ही ये बात पता चलती कि इस आइलैंड पर एक जहाज डूब रहा है तो वो खुद सिविलियन बनकर जहाज के पास गए लोगों की मदद करने के लिए। 1 मिनट जो है वो बिना सोचे ये लाइफ बोट से कूदे और पानी में गए लोगों की मदद करने के लिए। इन्होंने कहा कि जब जहाज पूरी तरह से राइट साइड की तरफ गिर चुका था, लेकिन यहाँ पर जो है वो कुएं से बनने लगे थे जहाज के अंदर जिनमें लोग फंसे हुए। फिर जो है वो एक रस्सी का इंतजाम करते हैं और उस रस्सी की मदद से जो है वो कुएं में फंसे हुए लोगों की मदद करते हैं और उनकी जान बचाते हैं। इस अर्ली इवैक्यूएशन में तकरीबन 2500 से 3300 लोग जो है वो सेफली आइलैंड पर पहुंच चुके थे 11:38 पर और अभी भी जो है वो 400 लोग इस जहाज में फंसे हुए थे। इटालियन कोस्ट गार्ड और फायर रेस्क्यू भी जो है वो वहां पर लोगों की मदद करने के लिए पहुंच चुके। वो लोग जो है वो तकरीबन 100 लोगों को पानी के अंदर से बचाते हैं, लेकिन इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि कितने लोग जो है वो अभी भी पानी के अंदर फंसे हुए हैं। रात के 12:42 पर कमांडर कोस्ट गार्ड ग्रिगोरियो डी फेल्को कैप्टन सेटिनो को कॉल करते हैं और सीधा उनसे कहते हैं गुस्से में कि तुम एक कैप्टन हो, तुम्हें जहाज पर इस वक्त वापस जाना चाहिए। Parlo col comandante? Sì, buonasera, comandante Di Fatto. Mi dica il suo nome, per favore. Il comandante Schettino, comandante. Schettino? Sì. Ascolti Schettino. और मैं जो है वो तुम्हें यहाँ पर ऑर्डर करता हूँ कि तुम वापस जाओ और मुझे बताओ कि कौन कौन लोग फंसे हुए हैं अभी जहाज पर। Lei quella biscaccina la percorre in senso inverso.
bordo, chiaro? तुम इस तरह से जो है वो अपने पैसेंजर्स को छोड़कर नहीं भाग सकते। Guardi Schettino che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, le faccio passare l'anima di guai. Vado a bordo. तो कैप्टन शेटिनो जो है वो उनसे बहाना बनाते हैं कि प्लीज मैं जो है वो वापस नहीं जा सकता। Sto andando perché ci sta l'altro lance che si è fermato. Lei vada a bordo, è un ordine, lei non deve fare altre valutazioni, lei ha dichiarato l'abbandono nave. इस सब के बावजूद भी जो है वो कैप्टन शेटिनो दोबारा जहाज पर नहीं जाते और यही वजह है कि बाद में जो है वो लोग इन्हें कैप्टन डरपोक कहकर पुकारते हैं। एक तरफ इस जहाज के कुछ जांबाज क्रू मेंबर्स और इटालियन कोस्ट गार्ड टीम रात भर जो है वो यहाँ पर लोगों की मदद करते रहे और कैप्टन शेटिनो जो है वो यहाँ से दूर बैठकर नजारा देखते रहे। अगली सुबह जब सूरज निकलता है और इस जहाज पर रोशनी पड़ती है तब जाकर लोगों को ये एहसास होता है कि असल में जो है ये हादसा कितना बड़ा है। इस तस्वीर को आप देखें जो सुबह के वक्त ली गई है। असल में जिस तरफ ये टकराव हुआ था आप लोग इस हिस्से को भी देख सकते हैं। इतना बड़ा टकराव था ये। ज्यादातर लोग जो है वो रेस्क्यू किए जा चुके थे। 3 लोगों की मौत जो है वो कंफर्म हो चुकी थी, लेकिन कुछ लोग जो है वो अभी भी फंसे हुए थे जहाज के अंदर। इस बीच जो है वो गिग्लियो आइलैंड पर रहने वाले सभी लोगों को पता चल चुका था इस जहाज के हादसे के बारे में और लोकल लोग जो है वो मदद करने निकल पड़े थे लोगों के लिए। ये जो 700 लोग थे आइलैंड पर रहने वाले, इन्होंने जहाज पर फंसे हुए 4000 लोगों के लिए अपने घरों के दरवाजे खोले ताकि इन्हें जो है वो शेल्टर फराहम किया जा सके। एलिसबेथ नैनी जो गिग्लियो टूरिस्ट इंफॉर्मेशन में काम करती थी, इन्होंने बताया कि सारे सर्वाइवर्स जो है वो शौक में थे और कुछ लोग जो है वो हाइपोथर्मिया का शिकार भी हुए थे क्योंकि पानी जो है वो वहाँ पर बहुत ठंडा था। लेकिन सब लोग जो है वो बड़े ही डेस्परेट थे और अपने घर वालों और दोस्तों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इस आइलैंड पर मौजूद चर्च, स्कूल और कैंटीन जैसी जगहों को खोल दिया गया था ताकि सर्वाइवर्स को यहाँ पर रहने की जगह मिल सके और इसके अलावा जो है वो इन लोगों को कंबल और कपड़े भी दिए गए। लेकिन दूसरी तरफ जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो अगले 2-2.5 हफ्तों तक चलने वाला था। इटालियन नेवी, कोस्ट गार्ड, फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज, यहाँ पर सबको इन्वॉल्व होना पड़ा। रेस्क्यू डाइवर्स की भी जरूरत पड़ी यहाँ पर क्योंकि जो फंसे हुए लोग थे यहाँ पर वो अपने केबिन का दरवाजा नहीं खोल पा रहे थे। पानी का प्रेशर यहाँ पर इतना ज्यादा था कि वो लोग जो है वो अपने केबिन के अंदर ही फंस कर रह चुके थे। फिर 14 जनवरी को जो है वो साउथ कोरियन कपल रेस्क्यू किया जाता है जो अपने केबिन में फंसे हुए थे इस तरह से। और इस हादसे में जो है वो ज्यादातर लोग इसी वजह से मारे गए क्योंकि वो अपनी केबिन में बंद होकर रह गए थे और पानी के अंदर डूब गए इस वजह से। अगर यहाँ पर उन्हें वक्त पर इन्फॉर्म किया जाता तो उनकी भी जानें बच सकती थी। कुल मिलाकर जो है वो इस हादसे में पूरे 32 लोगों की मौत हुई है। अगला यहाँ पर बड़ा मसला था कि डूबते हुए जहाज से तेल को वापस निकालना और पूरे जहाज को जो है वो रेस्क्यू करना ताकि ये जहाज जो है वो यहीं पर पड़ा ना रहे। इंजीनियर्स ने जब इस जहाज को एनालाइज किया तो इसे कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस डिक्लेयर कर दिया गया। इस बात का मतलब ये है कि ना तो इस जहाज को बचाया जा सकता है ना इस जहाज को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन सिर्फ यही था कि इसे डिसअसेंबल किया जाए और इसके स्क्रैप मेटल्स को बेच दिया जाए। इस जहाज में तकरीबन 19 लाख लीटर फ्यूल मौजूद था, यानी कि ये एक फुली लोडेड जहाज था। इसने अभी सिर्फ चलना शुरू ही किया था, इसी वजह से जो है ये फ्यूल अभी तक भरा हुआ था। फ्यूल को निकालने के लिए जहाज के इर्द गिर्द जो है वो एक ऑयल बैरियर बनाया गया और 12 फरवरी सन 2012 को ऑयल रिमूव करने का काम शुरू किया गया। और क्योंकि ये सर्दियों का मौसम था तो काफी सारा फ्यूल जो है वो सेमी सॉलिड स्टेट में बन चुका था, तो उसे रीहीट करने की जरूरत थी। ऑयल को रीहीट करने के बाद जो है वो एक और टैंकर शिप का इस्तेमाल किया गया ऑयल को बाहर निकालने के लिए और एक पंप के जरिए जो है वो सारे ऑयल को इधर से उधर ट्रांसफर किया गया। इस तमाम काम में जो है वो तकरीबन 1 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया और ये प्रोसेस जो है वो 24 मार्च तक चलता रहा। और दूसरी बात ये कि इस जहाज को पानी के ऊपर खड़ा करके वापस ले जाना जो है वो अपने आप में एक इंजीनियर प्रोजेक्ट था। एक स्टील स्ट्रक्चर बनाया गया पानी के अंदर जहाँ पर जहाज को सीधा किया जा सके और इस पर काम शुरू होता है 1 साल के बाद अप्रैल 2013 में। इसके बाद जहाज के ऊपर वाले साइड पर जो है वो बड़े बड़े बॉक्सेस लगाए गए। इन बॉक्सेस में जो है वो पानी भरा गया जिससे जो है वो बॉक्सेस के अंदर वजन आ सके और रस्सियों और केबल का इस्तेमाल करके इन बॉक्सेस को खींचा गया ताकि इसको वेट की तरह इस्तेमाल किया जा सके। इन वाटर राइड बॉक्सेस को केजन्स करके बुलाया जाता है। टोटल जो है वो 15 ऐसे केजन्स लगाए गए। फिर 16 सितंबर 2013 में जो है वो एक्चुअल प्रोसेस शुरू होता है जहाज को सीधा करने के लिए। तकरीबन 19 घंटे का वक्त लगता है जहाज को सीधा करने में। आप ये देख सकते हैं कि ये किस तरह से किया गया है, कूलिंग मशीन, स्टील स्ट्रक्चर्स और केजन्स का इस्तेमाल करके। और यहाँ पर अगला स्टेप जो था वो ये था कि इस जहाज को पानी के ऊपर तैराना और इसके लिए जो है वो जहाज के दूसरी साइड पर भी केजन्स लगाए गए और फिर जो है वो इन केजन्स के अंदर से पानी को निकाल दिया गया ताकि जो है वो केजन्स फ्लोट करने लगे। और जैसे जैसे ये केजन्स फ्लोट करने लगे पूरा जहाज भी उनके साथ साथ फ्लोट करने लगा। Sound usually used to warn, bled out to shout success.
इस पूरे प्रोसेस में 500 डाइवर्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और बायोलॉजिस्ट शामिल थे। 19 महीने गुजर चुके थे इस हादसे को, और सिर्फ इस जहाज को रेस्क्यू करने की कॉस्ट जो है वो $799 मिलियन आ रही थी। इस जहाज को पोर्ट पर ले जाने के लिए एक दूसरे जहाज का इस्तेमाल किया जाता है जो इसे टो करके लेकर जाता है, और ये किया जाता है जुलाई 2014 में। और अब तक इस ऑपरेशन की टोटल कॉस्ट जो है वो $1.2 बिलियन तक पहुंच चुकी है। लेकिन इस कंपनी को जो है अभी भी काफी खर्चा उठाना था। इस टूटे हुए जहाज में से भी मेटल को स्क्रैप करके निकालने का खर्चा लगता है। इसके अलावा लोगों की मेहनत लगती है। 350 से ज्यादा लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया, और ये प्रोजेक्ट जो है वो जुलाई 2017 में जाकर खत्म हो गया। लेकिन लोगों को रेस्क्यू करने के बाद जो है वो लीगल केस भी यहाँ पर शुरू हो गए थे। फिर आखिरकार जो है वो इस कंपनी ने सर्वाइवर्स को अपने टिकट के पैसे तो वापस लौटाए ही थे, और इसके अलावा जो है वो €11,000 की कंपनसेशन फी दी। इसके अलावा जो है वो जिन लोगों की जाने गई उस हादसे में, उनको जो है वो एक अनक्लोज्ड अमाउंट पे की गई, और इस हादसे की जो टोटल कॉस्ट पड़ी है कंपनी को वो है $2 बिलियन। लेकिन यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल जरूर होगा कि आखिर कैप्टन के साथ क्या हुआ। वही इंसान जो जिम्मेदार था इस हादसे की, जिसने अपने मुसाफिरों से जो है वो झूठ बोला और वक्त पर इतला नहीं दी उन्हें, और जब जहाज डूबने लगा तो वो शख्स सबसे पहले जहाज छोड़कर भाग गया था। और कोर्ट में जब मुकदमा चलता है तो कैप्टन शेटिनो ये कहते हैं कि जब जहाज डूबने लगा और 50 से 60 डिग्री के एंगल पर था, तो तब जो है वो मेरा पैर फिसलता है और मैं लाइफ बोट में जा गिरा था, और कुछ इस तरह से जो है वो मैं आइलैंड पर गया। जाहिर सी बात है कि इनकी ऐसी बातों से इनके ऊपर किसी को भी भरोसा ना हुआ, और कोर्ट के जज ने भी इस बात पर यकीन नहीं किया। फिर साल 2017 में कैप्टन शेटिनो पर जो है वो मैनस्लाटर का चार्ज लगा दिया जाता है, और इन्हें 16 साल की जेल हो जाती है। फिर आगे चलकर जो है वो कैप्टन शेटिनो के बारे में कुछ दिलचस्प बातें निकलकर सामने आती है। सीनियर कैप्टन मारियो पेलम्बो, जिसकी बात मैंने जो है वो वीडियो के स्टार्ट में की थी, साल 2003 में जो है वो कैप्टन शेटिनो जिनके अंडर में काम कर रहे थे, इन्होंने ये बताया कि कैप्टन शेटिनो जो है वो शुरू से ही एक झूठे इंसान रहे हैं, और इनका कहना था कि काफी केसेस में जो है ये अपनी गलती मानने की बजाय हर जगह पर झूठ बोलते हैं। इस रात इत्तेफाक की एक बात थी कि इस जहाज में एक दूसरे जहाज के भी कैप्टन मौजूद थे, जिनका नाम था रॉबर्टो बोसियो। ये जो है वो कोस्टा सिरेना जहाज के कैप्टन थे, जो कि उस रात कॉन्कोर्डिया में ही थे। लेकिन ये जो है वो शेटिनो की तरह जहाज को छोड़कर भागे नहीं थे, ये आखिर तक लोगों की मदद कर रहे थे। और असल में जो है ये कैप्टन शेटिनो के सिग्नल्स आने से पहले ही जो है वो लोगों को इवैक्यूएट करना शुरू कर चुके थे, और बाद में इनका ये कहना था कि मेरी जिंदगी का ये सबसे खराब तजुर्बा, ये एक ट्रेजेडी थी जो हमेशा मेरे साथ रहेगी। मुझे जो है वो आप लोग हीरो मत बुलाइए, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। एक कैप्टन की जो ड्यूटी होती है, असल में एक इंसान की भी वही ड्यूटी होनी चाहिए। कैप्टन को छोड़कर जो है वो 5 लोगों को मजीद गिरफ्तार किया जाता है, जो हाई रैंक ऑफिसर थे उस जहाज में। लेकिन इन लोगों को जो है वो सिर्फ 2 साल की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी गलती जो है वो यहाँ पर कैप्टन शेटिनो की ही थी। आज इस हादसे के तकरीबन 13 साल के बाद भी कैप्टन शेटिनो जो है वो जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके टाइटैनिक सिंकिंग वाली वीडियो भी देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज।